नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फूलों की घाटी के बारे में, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर। उत्तराखंड के गढ़वाल के चमोली जिले में हिमालय की चोटियों के बीच में ये फूलों की घाटी बसी हुई है। वैसे तो उत्तराखंड देवों की भूमि है, यहाँ के कण कण में देवों का वास है। ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तुंगेश्वर, कई ऐसी जगह हैं। मगर आज हम बात करेंगे फूलों की घाटी के बारे में। यह घाटी समुद्र तल से 1298.5 फीट की ऊंचाई पर है। चलिए आज फूलों की घाटी के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सन 1931 में दून स्कूल के वनस्पति विज्ञान के अध्यापक रिचर्ड होल्ट्सवर्थ अपने पर्वतारोही दोस्त फ्रेंच स्मिथ के साथ नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई करने गए हुए थे। जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें यह घाटी दिखी। फ्रेंच स्मिथ को यहाँ का नज़ारा इतना भाया, चारों तरफ बर्फ की चोटियाँ और बीच में फूलों की घाटी, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। तो उन्हें बहुत अचरज हुआ और बहुत देर वो लोग सोचते रहे, बैठे रहे वहाँ फूलों की घाटी में। 1937 को फ्रैंक वापस गढ़वाल आए और चमोली गए। चमोली जाके अब वही अपने टीचर दोस्त के साथ फूलों की घाटी में गए। तो और जब वो फ्रेंच स्मिथ आए थे तो अपने साथ कुछ फूलों के बीज लेके आए थे, बहुत सारे बीज लेके आए थे। तो उन्होंने पूरी घाटियों में बीजों को बिखेर दिया और यहाँ की प्रकृति और सुंदरता में खो गए। यहाँ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1938 में इस घाटी पर एक बुक लिख डाली जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर, जो काफ़ी चर्चित हुई। ये बुक पढ़कर 1939 में क्यू बॉटनिकल गार्डन लंदन से एक अंग्रेज महिला मार्गरेट लेक फूलों की घाटी में शोध करने आई और शोध करते वक्त 4 जुलाई 1939 को फिसलने के कारण घाटी में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बहन ने इसी वैली में आकर उनका एक स्मारक बनाया जो आज तक वहाँ पर उनकी याद दिलाता है। यहाँ पर कलकल करती पुष्पावती नदी तथा लिंगताल पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। दोस्तों, फूलों की घाटी में लगभग 500 प्रकार के फूल हैं या उससे भी अधिक होंगे। यहाँ का जिक्र रामायण में भी किया जाता है। कहते हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी यहीं से संजीवनी बूटी लेकर आए थे, ऐसा लोगों का कहना है। सन 1982 में इस घाटी को नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को विश्व संगठन द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। इस घाटी के पूर्व में कंचनजंगा और नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है। यह घाटी 27.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसकी लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग आधा किलोमीटर है। यहाँ आने का सबसे सही समय जून से अक्टूबर तक रहता है, क्योंकि अक्टूबर के बाद यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ कैसे आएँ, अब ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने चैनल के सभी दर्शकों को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। कोई भी देव स्थल हो या दार्शनिक स्थल हो, टूरिस्ट एरिया जो होता है, कृपया वहाँ कचरा ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं, पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाएं। देखिए, इसकी वजह से 1984 में वैली ऑफ फ्लावर लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। वापस फिर 2013 में शुरू किया गया है, मगर फिर कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों की थोड़ी सी उसकी वजह से कि ऐसे खूबसूरत जो जगह, देखने लायक जगह होती हैं, उनसे हम लोग वंचित रह जाएं। इसलिए कचरे के डब्बे में ही डालिए। प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक चॉकलेट, वेफर के रैपर ऐसे जंगलों में, खूबसूरत घाटियों में ना फेंकें प्लीज़। दोस्तों, यहाँ आप बाय रोड और
प्लेन द्वारा भी आ सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा है देहरादून। देहरादून से आपको ऋषिकेश 20 किलोमीटर पीछे फिर आना पड़ेगा, और अगर ट्रेन से आना हो तो आप हरिद्वार आ सकते हैं, और अगर टैक्सी और बस से आना हो तो आप डायरेक्ट ऋषिकेश आ सकते हैं। मतलब आपको ऋषिकेश से ही जाना पड़ेगा वैली ऑफ फ्लावर के लिए। दिल्ली से सीधे देहरादून के लिए ट्रेनें हैं, हरिद्वार के लिए ट्रेनें हैं, और बाय रोड टैक्सी मिल जाती हैं, बसें लगती हैं हरिद्वार के लिए रेगुलर। ऋषिकेश में रहने के लिए सस्ते होटल्स और हॉस्टल मिल जाते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तो हॉस्टल आपके लिए उचित रहेगा। यहाँ आप 200 रुपये से 500 रुपये में प्रतिदिन रह सकते हैं। आजकल ज़्यादातर यंगस्टर हॉस्टल में रहना ही पसंद करते हैं। हॉस्टल में काफ़ी विदेशी स्वदेशी पर्यटक रहते हैं, जिससे आपको कई देशों का भौगोलिक ज्ञान होता है, मित्रता बढ़ती है, आपका जनरल नॉलेज बढ़ता है। इसीलिए ज़्यादातर यंगस्टर लोग आजकल हॉस्टल में ग्रुप बना के रहते हैं। ऋषिकेश पहुँचते ही आपका सबसे पहला काम होगा गोविंद घाट के लिए टिकट बुक करना, क्योंकि यहाँ जाने वाली बसें जल्दी भर जाती हैं। सुबह 4 बजे से बसों का गोविंद घाट के लिए निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ऋषिकेश से गोविंद घाट की दूरी 271.2 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने में आपको लगभग 13 या 14 घंटे लग जाते हैं। समुद्र तल से गोविंद घाट की ऊंचाई लगभग 5,500 फीट है। गोविंद घाट पहुंचकर आपको एक रात होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ घूमने लायक एक खूबसूरत गुरुद्वारा है। यहाँ सिख टूरिस्ट आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि यहीं से एक रास्ता फूलों की घाटी को जाता है और दूसरा सिख लोगों की पवित्र तीर्थ स्थान हेमकुंड साहिब को जाता है, जो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यहाँ पर रात बिताने के लिए 500 से 1000 रुपये में आपको आसानी से अच्छा होटल मिल जाएगा। अगले दिन आप वापस अपनी यात्रा शुरू करेंगे। सुबह गोविंद घाट से घांगरिया बेस कैंप की तरफ आप निकलेंगे। घांगरिया गोविंद घाट से कुछ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। गोविंद घाट से घांगरिया के लिए आप चॉपर से भी जा सकते हैं, जो आजकल शुरू हो चुका है, और उसमें कुछ 2800 रुपया आपसे लिया जाता है, और 3 से 5 मिनट में आपको घांगरिया बेस कैंप छोड़ दिया जाता है। और वैसे यहाँ पर खच्चर भी मिल जाते हैं, जो कुछ 1000 रुपया लेते हैं। यह कुछ 7 या 8 घंटे में आपको घांगरिया पहुँचाता है। कुछ लोग पैदल ही चले जाते हैं और सामान खच्चरों में रख देते हैं। अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको 13 से 14 घंटे लग जाएंगे। रास्ते में कई गांव मिलेंगे, जहाँ छोटी छोटी दुकानों में आपको चाय, पकौड़ी, मैगी खाने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है। गोविंद घाट से घांगरिया वैसे कैंप के बीच में बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। कई नदियाँ आपको पार करनी पड़ेंगी, कई ब्रिज पार करने पड़ेंगे, खूबसूरत झरनों के सामने से गुजरना होगा। अपने हाथों से लकड़ी द्वारा बनाए गए पुल, पत्थरों द्वारा बनाए गए पुल जैसे राम सेतु में बनाए जाते थे, और कहीं कहीं पर पत्थरों के ऊपर एक टीन का पतरा रख के उससे ब्रिज बनाना। मतलब बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको जाते हुए मिलेंगे। दोस्तों, घांगरिया समुद्र तल से 10,200 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ ठंड बहुत रहती है, इसलिए गर्म कपड़े अपने साथ रखिए। घांगरिया पहुँचते ही आपको काफ़ी टेंट लगे हुए दिखाई देंगे, जो आपको रात बिताने आराम करने के लिए भाड़े से मिल जाते हैं। इसके लिए आप प्री बुकिंग भी कर सकते हैं। 1000 से 2000 तक यह पूरा टेंट आपको मिल जाता है। वैसे यहाँ काफ़ी गेस्ट हाउस भी हैं, 400 से 800 रुपये तक उपलब्ध हो जाते हैं। मगर टेंट का एडवेंचर ही कुछ और होता है। घांगरिया में एक प्रसिद्ध वाटरफॉल है, जो काफ़ी ऊंचाई से गिरता है। शाम को काफ़ी पर्यटकों की भीड़ उसे देखने के लिए रहती है। अगली सुबह आप फूलों की घाटी देखने के लिए निकल पड़ेंगे। समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई 12,000 फीट है। सुबह 6 बजे वैली ऑफ फ्लावर का गेट खुल जाता है। आपको अंदर जाकर कुछ 4 किलोमीटर तक घूमने की इजाज़त है। शाम को आपको वापस बेस कैंप घांगरिया लौटना पड़ता है। अगर गेट में आपकी वापसी की एंट्री नहीं दिखी तो मिलिट्री की सर्चिंग टीम आपको ढूंढने के लिए वैली ऑफ फ्लावर में निकल पड़ती है। दोस्तों,
एक बार देवभूमि ज़रूर जाइए। ये गांगरिया का दृश्य देख रहे हैं आप। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे, बहुत प्यारे, बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार होते हैं। आप एक बार उत्तराखंड जाके देखिए, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह वहाँ पर देखने लायक हैं। देवस्थली है, अच्छी हवा है, अच्छा खाना है। फिर मिलेंगे किसी नए सफ़र पे। आप अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।